नमस्कार दोस्तों, गोलचक्कर के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जो इथिक्स वाला पेपर है, जीएस फोर्थ पेपर, उसको एक एनालिसिस के साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले टोटल 7 क्लास हो चुकी है। एक हमने मैराथन क्लास दी थी, मतलब कि जो आपका पहला वाला वैल्यूम था। टोटल 8 वैल्यूम हमने बताया था कि इथिक्स में टोटल आपको केवल 8 वैल्यूम ही पढ़ने हैं। उसमें एक वैल्यूम पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन को जो है आपके सामने रखा भी है कि क्या क्या क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। पहला वाला जो आपका वैल्यूम था वो नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंधों से था, ठीक ना भैया। तो उसका हमने एक जो है मैराथन क्लास भी दे दिया है, वहां पर जाकर के आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप पिछला वीडियो देखकर ही इसको देखने का प्रयास करें। फिलहाल आते हैं, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर आज आपका है सेकंड वैल्यूम का, अभिवृत्ति, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। अरे भैया, हम केवल केवल नेगेटिव सेंस में हमारे समाज में एटीट्यूड शब्द को प्रयोग किया जाता है कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जब किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी परिवार, किसी जो है विचारधारा, किसी देश, किसी संस्कृति, किसी उत्पाद के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ध्यान से सुनिएगा। किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति जब हम अपनी धारणा प्रस्तुत करते हैं ना, तो चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ के समझते हैं कि आखिर अभिवृत्ति क्या होती है। जैसे नहीं कि पड़ोस में आपके पिताजी कहते हैं कि हाँ, हमारे पड़ोस के लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन हमारी माता जी कहती हैं कि पड़ोस के लोग काफी बुरे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अभिवृत्ति अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आते हैं, अभी आपकी जो मैं बताऊं कि जितने भी आपके दोस्त हैं, उन दोस्तों में से कुछ दोस्तों की आप बुराई करते होंगे, कुछ दोस्तों की आप प्रशंसा करते होंगे, ठीक है ना। तो आपके दोस्तों के प्रति आपकी जो अभिवृत्ति है वो सकारात्मक भी दिखाई पड़ती है और नकारात्मक भी दिखाई पड़ती है। फिलहाल आते हैं कि थर्स्टन महोदय ने क्या कहा, इनके अनुसार थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, जब हम लिखेंगे ना आंसर राइटिंग में, जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक आध दो ठो जो है फिलोसफर का नाम जरूर डालें। तो थर्स्टन महोदय हैं, वो कहते हैं कि अभिवृत्ति क्या है, कि अभिवृत्ति का एक सामान्य सा अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि अभिवृत्ति का सामान्य सा अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, जैसे वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, विचार, देश, संस्कृति, ठीक है ना, उत्पाद इत्यादि के प्रति जो है व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक और सकारात्मक अभिवृत्ति से है। कुल मिलाजुलाकर थर्स्टन महोदय यह कहना चाह रहे हैं कि अभिवृत्ति का जो सामान्य सा अर्थ होता है किसी मनोवैज्ञानिक विषय, चाहे वो संस्कृति हो, देश हो, उत्पाद हो, विचार हो, है ना, या फिर कोई जो है दूसरा कोई चीज हो, उसके प्रति जब मानव का जो धारणा होती है सकारात्मक नकारात्मक, वही क्या कहलाती है? अभिवृत्ति कहलाती है। अगर मैं ये आपसे कहूं कि उदाहरण के रूप में आप क्या शामिल कर सकते हैं, तो जैसे भारतीयों द्वारा जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान एवं संस्कृति के प्रति उनकी सकारात्मक अभिवृत्ति शो करती है। जैसे जो भारतीय होते हैं, सीधी सी बात, वो कहते हैं कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और संस्कृति उनकी बेहतर है, तो हम उनके पश्चिमी ज्ञान विज्ञान संस्कृति के प्रति हम सकारात्मक अभिवृत्ति को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि भारतीयों की ही जो धारणा रहती है, भारत की जो है कर्मकांड, परंपरा, रूढ़िवादिता आदि विचारों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये अभिवृत्ति हमने बताया कि सीधी सी बात है कि यहां पर अभिवृत्ति का आशय किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक धारणा से होता है। बाकी ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक ना भैया। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि कोई अश्वेत व्यक्ति, दलित व्यक्ति, जनजाति या अछूत, सो कॉल्ड जो समाज में अछूत बोला जाता है जिनको, इनके प्रति अगर नकारात्मक अभिवृत्ति कोई रखता है तो उसको हम 3 डायमेंशन से देख सकते हैं, 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अच्छा, जो अभिवृत्ति के फंक्शन होते हैं वो 3 प्रकार से होते भी हैं। एक संज्ञानात्मक प्रकार से, दूसरा भावनात्मक प्रकार से और तीसरा व्यवहारात्मक प्रकार से। इनकी इंग्लिश क्या होती है? संज्ञानात्मक की इंग्लिश होती है कॉग्निटिव, भावनात्मक की इंग्लिश होती है अफेक्टिव और व्यवहारात्मक की इंग्लिश होती है बिहेवियरल, ठीक है ना। अब यहां पे हम समझते हैं कि जो संज्ञानात्मक होती है वो क्या होती है, वहां पर किस प्रकार की जो है निगेटिव अभिव्यक्ति हमको देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपसे कि किसी ने आपको जानकारी दे दी कि जो दलित होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, जो अछूत होते हैं, जो अश्वेत होते हैं, वो लोग ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो आपके समाज ने दिया हो, आपके मित्र मंडली ने दिया हो, आपके जो है शैक्षणिक संस्थान ने दिया हो, या फिर आपके जो है धर्म ग्रंथों ने दे दिया हो, ठीक ना। तो वहां से अगर आपको जानकारी मिल रही है तो आप क्या करते हो कि उसी के आधार पर सही और गलत का निर्णय ले लेते हो कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि जो संज्ञानात्मक होता है, यहां पर आपको जानकारी मिलती है किसी न किसी स्रोत से, चाहे वो समाज हो, बुक्स हो, मित्र मंडली हो, सोशल मीडिया हो या अन्य कोई चीज हो, कि ये जो अश्वेत हैं, दलित हैं, जनजाति हैं, ये लोग ठीक नहीं होते हैं। तो इसी के आधार पर इनके प्रति आप सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति करते हो, मतलब सही गलत का डिसीजन लेते हो। यही क्या है? संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव है। एक बार हम पढ़ के सुनाते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसके समाज, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति में वर्णभेद, महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, कर्तव्य पति की सेवा, गृह कार्य, संतान
उत्पत्ति, ये सब जो है मनुस्मृति में बोला गया है, ठीक ना। ऐसे इतरीय ब्राह्मण में जैसे इतरीय ब्राह्मण अभी मान लीजिए कि पूरे समाज में लागू कर दिया जाए, तो उसमें कहा गया है कि पुत्री के जन्म को दुखों का कारण बताया गया है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो हम महिलाओं का के प्रति हम जो है समानता के भाव से तो नहीं देखेंगे, कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है लैंगिक भेदभाव का एक दृष्टिकोण रहेगा ही रहेगा। ऐसे मैत्रायणी जो संहिता है उसमें स्त्री को सुरा और पासा के समान बताया गया है। सुरा मतलब समझ रहे हैं ना, शराब, और पासा मतलब कि जो है एक जुआ की भांति बताया गया है, ठीक है। इसी जानकारी के आधार पर इन वर्णों के प्रति अच्छे बुरे का हम निर्णय लेते हैं, यही क्या है, संज्ञानात्मक है। आते हैं भावनात्मक। सीधी सी बात है कि जब हमको जानकारी होगी तो हमारी भावनाएं उभर कर क्या होंगी, आएंगी, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर ही व्यक्ति के अंदर भावना उत्पन्न हो करने लगती है, जिससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, अंदर अंदर नफरत करने लगते हैं। तो ये क्या है, अफेक्टिव है या भावनात्मक है। आते हैं व्यवहारात्मक। यहां पर हम जो है एक्शन में आ जाते हैं, यहां पर हम कार्य करने लगते हैं, जैसे गाली गलौज के माध्यम से हाथ ना मिलाना, घृणा करना, ठीक है ना, दूर हट जाना। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मतलब कि सीधी सी बात, हमको कोई ना कोई जानकारी थी और हमको जो है इनके प्रति एक भावना जनरेट हुई थी, दोनों मिल करके जो है क्या बनती है, व्यवहारात्मक या बिहेवियरल बनती है, ठीक है ना। तो दोनों मिलती है तो आप उसके प्रति व्यवहार करते हैं, जैसे दूर हटना, हाथ ना मिलाना, जाति सूचक गाली देना, आलोचना करना। तो ये जो है आपके एक अश्वेत, ये दलित या अछूत, ठीक है ना, या फिर किसी जनजाति के प्रति जो है 3 डायमेंशन हो सकते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 3 जो फंक्शंस होते हैं एटीट्यूड के, अभिवृत्ति के, वो किस प्रकार चलते हैं। अब हम अभिवृत्ति की विशेषताएं समझते हैं। देखिए यहां से पूरा एकदम हूबहू सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिवृत्ति क्या है, इसकी निम्नलिखित विशेषताओं की चर्चा करिए, ठीक है ना। अभिवृत्ति क्या होती है, इसके विकास में किन किन तत्वों की भूमिका होती है, तमाम क्वेश्चन बने हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अभिवृत्ति की विशेषताएं, ये वाला टॉपिक है, इसको जरा देखते हैं। कह कि ये सामान्यतया सीखी जाती हैं, ऑफकोर्स सीखी जाती है भाई, अपने समाज से, परिवार से, कॉलेज से, ठीक है ना, मित्र मंडली से, सोशल मीडिया से। किसी की जब हमारी आवश्यकता किसी के प्रति पूरी हो जाए, हमारी कोई आवश्यकता पूरा हो जाए तो उसके प्रति सकारात्मक, जो हमारी आवश्यकता पूरा ना करे उसके प्रति नकारात्मक। तो वो तो भी डेवलप हो रहा है ना, वहां से भी आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर भी। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पे जो विशेषता है, ये कह रहा है कि समानता सीखी जाती है, आपको से सीखी जाती है। इस 3 तत्व हमने बताया, 3 डायमेंशन इसके बताएं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, ठीक है ना, व्यवहारात्मक, ठीक। अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक एवं संतुलनकारी के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। जैसे हमने तो बताया, एक तो सकारात्मक हो सकती है, दूसरा नकारात्मक हो सकती है, तीसरा कुछ लोग बैलेंस करने का भी काम करते हैं। तो अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक और संतुलनकारी के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है। अभिव्यक्त मतलब कि एक्सप्रेशन होता है, जैसे नहीं कि अनुच्छेद 19 जब आपका पढ़ते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो मतलब किसी चीज को अभिव्यक्त करना, किसी चीज को व्यक्त करना, वही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है या अभिव्यक्त होता है वो। फिर कह रहा है कि व्यक्ति को प्रेरित करने में सहायक होता है। भाई सीधी सी बात है कि समाज ने जो आपको दे दिया ना, शैक्षणिक संस्थान ने जो आपको दे दिया, मित्र मंडली ने दे दिया, सोशल मीडिया ने दे दिया, तो आप उसके प्रति जो है थोड़ा सा उत्सुक होंगे, तो ये व्यक्ति को प्रेरित करने का भी काम करता है। इसी संस्कृति या समाज को धारण करने में यह सहयोगी होती है। भाई जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, उसको जो है जब उसी संस्कृति में रहते हैं तो उसको धारण करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये जो है आपका संस्कृति या समाज को धारण करने में भी सहयोगी होता है। यह राष्ट्र प्रेम, देश की एकता, अखंडता व भातृत्व भावना को प्रोत्साहित करती है, ठीक है ना। तो ये अभिवृत्ति की टोटल हमने विशेषताएं देखा। अब आते हैं थोड़ा सा अभिवृत्ति की हानियां देखते हैं। जैसे हमारे अंदर मान लीजिए कि किसी समाज के प्रति, जैसे मुस्लिम समाज के प्रति ये लगता है कि नहीं वो लोग हिंसक होते हैं, वो लोग आतंकवादी होते हैं, तो रूढ़िवादी तत्वों का हमारे अंदर एक प्रकार से जो है इनहेंस हो जाता है, रूढ़िवादी तत्व हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये हानियां हैं भाई। अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसमें कुछ मुसलमान पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। तो जो रूढ़िवादी हमारी जो है सोच है, उसको बढ़ावा मिलने लगता है अभिवृत्ति के माध्यम से, ठीक है ना। बदलाव इसमें कठिन हो जाता है। सीधी सी बात है कि जब हम लकीर के फकीर हो जाते हैं तो किसी अभिवृत्ति को लेकर के, तो वहां पर समस्या ये आती है कि बदलाव हमारे अंदर बड़ा कठिन हो जाता है लाना, ठीक है ना। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव, हम किसी के प्रति, जैसे जनजातियों के प्रति, दलितों के प्रति, अछूतों के प्रति, हम जो है पूर्वाग्रह एवं भेदभाव से जो है निहित रहते हैं। ऐसे लचीलापन इसमें कम होता है, कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, ठीक है ना। जैसे सीधी सी बात है कि अगर कोई एक सो कॉल्ड आप ब्यूरोक्रेट्स में हैं और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब चल रहा है ना, तो वहां पर मान लीजिए कि कोई जनरल, कोई एसटी जो है अगर डीएम है, उसके अंडर में कोई जनरल वर्ग है, तो वहां पर वो लोग थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे अगर इस धर्म, जाति, परंपरा को मानते हैं, सो है ना। तो ऐसे में जो कार्य संस्कृति है भैया वो प्रभावित होगी। कमजोर वर्गों का शोषण हो सकता है, यहाँ पे सामाजिक व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है, संघर्ष एवं हिंसा की भावना, मतलब सीधी सी बात है कि नहीं, जैसे कि जो है
कुछ लोगों की अभिवृत्ति होती है कि नहीं, वो धर्म विशेष के जो है नारे लगाते हैं और असहिष्णुता की भावना फैलाते हैं, तो उनकी अभिवृत्ति उस धर्म के प्रति बहुत सकारात्मक लेकिन दूसरों के प्रति बहुत नकारात्मक होती है। ऐसे में जो संघर्ष होता है, हिंसा होती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। संबंधों में तनाव दिखाई देता है। दो पार्टनर हैं, एक अपना दूसरा जो है अभिव्यक्ति कर रहा है, दूसरा अपना अभिवृत्ति कर रहा है, तो ऐसे में संबंधों में तनाव भी। नवाचार का अभाव, आप लकीर के फकीर हैं, रूढ़िवादी हैं, परंपरागत हैं, तो नवाचार आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो नवाचार का भी अभाव। तो ये कुछ हानियां हमको दिखाई पड़ती हैं अभिवृत्ति की, ठीक है ना भैया। अब हम लोग आते हैं अभिवृत्ति के प्रकार पे, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ध्यान में रखिएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभिवृत्ति का टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है, तो पहले सबसे पहले हम एक परिभाषा दे देंगे। भाई हमारी आदत है कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले अगर उस टॉपिक से संबंधित बात है तो उसकी एक परिचय हम थोड़ा सा दे देते हैं। कि अभिवृत्ति हमने बताया था कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय, जैसे ये सब जो है व्यक्ति, उत्पाद, देश, संस्कृति, विचार के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक और जो है संतुलनकारी अभिव्यक्ति से है, जिसे 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तो यहां पर हमने बताया था संज्ञानात्मक प्रकार्य, भावनात्मक प्रकार्य और व्यवहारात्मक प्रकार्य। संज्ञानात्मक को हम कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, भावनात्मक को कहते हैं अफेक्टिव फंक्शन और व्यवहारात्मक को कहते हैं बिहेवियरल फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो तीनों दृष्टिकोण हैं, तीनों जो प्रकार हैं अभिवृत्ति के, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, किन किन अर्थों में कार्य करते हैं। तो जो संज्ञानात्मक होता है, यहां पर आपको मैंने बताया कि जानकारी मिलती है कि फला व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, फला समाज, फला देश, फला संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, और उसी के आधार पर आप क्या लेते हो, निर्णय लेते हो, सही और गलत का या संतुलनकारी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक जो होता है, तो यहाँ पर ज्ञान, जागरूकता, सामाजिक राय के आधार पर आप क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसीलिए इसको जो है विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के आधार पर संज्ञानात्मक अभिवृत्ति को जो है विकसित किया जाता है, ठीक है ना भैया। तो कुल मिला जुला कर जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है या जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, यहाँ पर आप ज्ञान के आधार पर, चाहे वो समाज के द्वारा मिले, आपके धर्म ग्रंथों के द्वारा मिले, आपके मित्र मंडली के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य किसी माध्यमों से आपको मिले, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर उस देश, संस्कृति, उत्पाद, विचार इत्यादि के प्रति आप अपने जो है दृष्टिकोण पेश करते हैं, कैसे, सही या गलत के, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। आते हैं भावनात्मक पे। भावनात्मक हमने बताया था कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति जब आपकी भावना जनरेट हो जाए, मतलब कि आपको जानकारी मिल गई, फिर आपके अंदर अंदर एक भावना जनरेट कर ली, फिर आप क्या करने लगे, उसके प्रति संवेदना प्रकट करने लगे, ठीक है ना, सहानुभूति प्रकट करने लगे, समानुभूति, घृणा, नफरत, प्रेम की स्थिति जब आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रक्रिया या जो है अफेक्टिव फंक्शन। फिर जो है एक हमने व्यवहारात्मक बताया था, तो यहाँ पर आपको जो है मतलब कि जानकारी भी मिल गई है, अंदर आपकी भावना भी जनरेट हो गई है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो उस स्थिति में आप एक्शन में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं वो कार्य करने के लिए, तो उसको हम बिहेवियरल फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इस एग्जांपल को तीनों को समझते हैं कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, उदाहरण क्या हो सकते हैं। देख रहे हैं अभिवृत्ति के प्रकार, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। इसमें हमने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो है व्यवहारात्मक देखा, ठीक है ना। अब इसके हमने बताया था कि भैया इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक में हमको सारी जानकारी मिली हुई है, हम विश्लेषण कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर एक हम उदाहरण लें कि यदि सांप हम देखते हैं, तो हम हमारे अंदर जो है एक सकारात्मक भाव ये दिखाई पड़ता है कि भाई ये जैविकता का भाग है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। वहीं पर नकारात्मक भाव ये हमको अभिव्यक्त होगा कि काटने का याद डर रहेगा, इसको एक काम करते हैं, मार देते हैं, तो ये सकारात्मक हुआ सांप के प्रति, ये नकारात्मक होगा। और तटस्थ अभिवृत्ति क्या होती है कि ये तो ना तो पूजा, ना तो काटने का ध्यान, ये सब मतलब कि नहीं रहता, आप मतलब कि ज्यों का त्यों बने रहते हैं, एक तटस्थ अभिवृत्ति होती है। ऐसे ही भावनात्मक प्रकार में थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि गरीब को देख करके जो है गरीबी का अनुभव करना, जैसे नहीं कि रतन टाटा किसी गरीब को देखते थे तो अब खुद वो गरीबी से उठे हैं, इसलिए गरीबी का भी अनुभव, तो एक बेहतर एग्जाम्पल ये आपका है कि भावना यहाँ पे आपकी दिख रही है कि गरीब को देख करके गरीबी का अनुभव करना। भ्रष्टाचारी व्यक्ति सभी को भ्रष्टाचारी ही समझता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जैसे विश्व के देशों में दुख और संवेदना प्रकट की गई, विश्व के देशों के द्वारा, मतलब कि नहीं कि सारे लोगों के द्वारा दुख और संवेदना प्रकट की गई, एक भावना प्रकट की गई, तो ये जो है भावनात्मक प्रकार के उदाहरण है। वहीं पर व्यवहारात्मक प्रकार में जैसे सीधी सी बात है कि अगर हम जो है पर्यावरण की महत्ता पता अगर हमको होती है, पर्यावरण के हमको जो है किसी प्रकार की जानकारी होती है और उनके प्रति भावना होती है, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे पौधारोपण का उदाहरण के तौर पर जैसे बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है काफी व्यवहारात्मक अभिवृत्ति को जो है देखा जा सकता है या व्यवहारात्मक तरीके से वो जुड़ा रहता है, ठीक है।